हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जिसका हीरो तो कार्बन है लेकिन हीरोइन इसके पास चार हैं और जो चेंज भी होती रहती है। अब 4 हीरोइंस क्यों हैं अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर पे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से हमेशा 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन की इंपॉर्टेंस, कार्बन के से बनने वाले कोवैलेंट कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और क्या क्या पढ़ेंगे हम कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, उसकी सुपर पावर्स क्या क्या हैं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, उनकी नेमिंग कैसे होती है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, उसके अंदर 0.02% कार्बन है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% CO2 गैस की फॉर्म में ये पाया जाता है। इतनी कम क्वांटिटी में होने के बाद भी ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी लाइफ की इतनी सारी चीज़ें, अगर आप मेटल और ग्लास को छोड़ दो तो वो कार्बन से ही बनी है, और ये बात बिल्कुल सच है। हमारे जो कपड़े हैं, मेडिसिन हैं, हमारी पेपर है, बुक्स है, हमारे जो फ्यूल्स हैं, CNG, बायोगैस हम जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, वो सब के सब कार्बन से बने हैं। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन है, हमारा जो DNA है, हम जो एनर्जी ले रहे हैं फूड को ब्रेक डाउन करके, वो भी कार्बन की वजह से हमें मिल रही है। तो बिना कार्बन के हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमने इसके ऊपर एक मूवी बना दी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पास 4 हीरोइंस क्यों हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाएगा। उससे पहले आप बताओ कि कार्बन का सिंबल C है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये सबको पता होना चाहिए। इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और L शेल में कितने हैं, 4। इसकी लास्ट शेल देखो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे, कि जो एलिमेंट्स के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको लूज़ कर देते हैं ताकि उनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। उससे पहले वाली शेल फिल होती है ना, तो वो लास्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज़ कर देते हैं और अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेते हैं। और अगर किसी एलिमेंट के अंदर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उसको गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उसके 8 कंप्लीट हो जाएं। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, अब इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया बीच में, या तो ये गेन करे या ये लूज करे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आप ऑप्शन ए को देखें, जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब आपको ये बात तो पता होगी कि जो एटॉमिक नंबर है ना, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो इसके पास 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसके पास 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब हमारा जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसके ऊपर हो जाएगा ओवरलोड, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसकी नानी याद आ जाएगी पूरी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको कर दो कट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी और इसकी लास्ट शेल बनेगी K शेल, और वो कंप्लीट है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इतना आसान नहीं है, वो बाप का, दादा का, भाई का, सबका जोर लगाना पड़ेगा उसको। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसके लिए कि इसकी जान भी जा सकती है, ऐसे समझ लो। तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन के पास कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, क्यों वो लूज और गेन नहीं कर पा रहा। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको अपनी लैंग्वेज में, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपनी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। तो अब कार्बन के पास सॉल्यूशन क्या है कि वो क्या करता है, शेयरिंग। एंड अब कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, A और B। ए को जाना है कि इस पार्टी में, बहुत ही अमीर लोगों की पार्टी में जाना है उसको, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सके अच्छे वाले। तो वो अपने दोस्त B से बात करता है और दोनों एक सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। B भी उतना अमीर नहीं है, B भी गरीब ही है। तो A क्या करता है, पैंट खरीद लेता है ब्रांडेड, और B क्या कर लेता है, ब्रांडेड शर्ट खरीद लेता है। A को जाना है ना पार्टी में, तो A क्या करता है, B से ब्रांडेड शर्ट उधार ले लेता है। ठीक है। जब B को जाना होगा पार्टी में, वो A से पैंट उधार ले लेगा।
तो मतलब इस तरह से वो शेयरिंग कर रहे हैं कि जो चीज़ है वो ए के पास भी रहेगी और बी की चीज़ ए के पास चली जाएगी। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसे बन रही है, शेयरिंग से बन रही है। अगर ए मना कर दे तो बी को भी किसी काम की नहीं है वो पेंट, और बी मना कर दे तो ए की किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसा कह सकते हो आपके एक दूसरे से उधार ले रही हैं चीज़ें ये, ठीक है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और जब तक ज़रूरत है तब तक बॉन्ड है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनी है कि मेरी चीज़ तू ले ले जब तुझे ज़रूरत है और तेरी चीज़ मैं ले लेता हूँ, लेन देन से हो रहा है ये सब सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है यहाँ पर। और सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इस तरह से जो बना है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, तो उसकी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ यहाँ पर। ये एक हाइड्रोजन, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको के शेल में 2 करने हैं, वैसे तो 1 है पर कितने करने हैं, 2, क्योंकि के शेल में 2 आने चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है, यहाँ पर आपको 2 डॉट्स दिख रही है। इन 2 डॉट्स का अगर आप जोड़ दोगे तो वो लाइन ही मैंने यहाँ पर शो की है। इस लाइन को हम बॉन्ड के लिए शो करते हैं, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग दिखाने के लिए। अब देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में तो हमारे पास एक बॉन्ड बनता है, यानी हम एक लाइन शो करेंगे इस तरह से। लेकिन अगर इस कॉमन सर्कल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो हम इसको बोलते हैं 2 बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड, और इसको हम शो करेंगे 2 लाइन से। अगर इस कॉमन सर्कल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और हम इसको शो करेंगे इस तरह से। और सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये ध्यान रखना आप कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक बॉन्ड बनेगा, एक लाइन शो करनी है आपको उन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इनको आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेंगे 3 बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सीधी लाइन बना दी इनके बीच में। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे मीथेन का है, ये अमोनिया का है, NH3 का, ये वाटर का है। तो तब मैं आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि कैसे अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और एग्जाम में आता है ये। तो नाइट्रोजन अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो है NH3, और इसका जो सेंट्रल एटम वो है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 और 5। लास्ट शेल में कितने हैं, 5, चाहिए कितने थे, 8। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एटम को जो हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहले एक एक ड्रॉ कर लो, 1 2 3। अब कितने बचे, 2, उनको हम इकट्ठा ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करेंगे, और हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले राइट में ड्रॉ करना है। तो हमने राइट में हाइड्रोजन ड्रॉ किया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने लेफ्ट में ड्रॉ किया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने अप में ड्रॉ किया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गए, 3 ही थे हमारे पास हाइड्रोजन। अगर चौथा होता तो हम नीचे ड्रॉ कर देते एक और, लेकिन अब हमारे पास और नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। उसके बाद हम कर लेते हैं कलर चेंज। अब देखिए, नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, इन सब के साथ इस तरह से शेयर कर लेगा, ठीक है। वो तीनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। हाइड्रोजन को कितने कंप्लीट करने हैं, 2, क्योंकि उसके पास के ही शेल और के में 2 ही होने चाहिए। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन अपने इस तरह से कंप्लीट करेगा, एक इसके पास है, या एक नाइट्रोजन से लेगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है। तो अगर अब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम इसका क्या बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है,
इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं, इनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं, ये है अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और पेपर में आता है, हल्के मत लेना इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आता है, मैं आपको बना के बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। सेंट्रल एटम कौन बनेगा इसका, कार्बन, ठीक है। और राइट में ऑक्सीजन डालो, एक लेफ्ट में ऑक्सीजन डालो, तो 2 ही ऑक्सीजन है, खत्म। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, 2 हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है, हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन को कंप्लीट करने हैं अपने 8, 6 से 8 होने चाहिए उसके, और कार्बन को कंप्लीट करने हैं 8, उसके पास 4 ही हैं। तो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, ये 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से, ये होगी शेयरिंग, और कार्बन के हो गए 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस सर्कल में आप देखोगे कॉमन सर्कल में। अब ऑक्सीजन को अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तो वो कार्बन के ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन को भी अपने इधर वाले ऑक्सीजन को भी 8 कंप्लीट करने हैं, तो वो भी अपने इधर से 2 ले लेगा। तो ये बन गया हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अब इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए, तो C, इधर देखो आप, इस सर्कल में ना 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं, तो डबल बॉन्ड हो। इधर वाले सर्कल में भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये होगा CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, ऊपर नीचे कोई है ही नहीं, लेफ्ट राइट में ही है, ठीक है। तो ये CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर। इसी तरह से वाटर का बनता है। आप देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और एक हाइड्रोजन से इसने लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, इसने अपने 8 कंप्लीट कर लिए, तो ये वाटर का। इधर है मीथेन का। मीथेन अपना एक मीथेन में कार्बन को 4 कंप्लीट करने होते हैं ना, 4 इसके पास होते हैं, 4 और चाहिए होते हैं, तो एक सब हाइड्रोजन से ले लेगा, ये ऐसे हाइड्रोजन अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो ये मीथेन का CH4 का स्ट्रक्चर। मीथेन यूज होती है बायोगैस में और CNG में, जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो वहाँ पर मीथेन यूज होती है, और आपको इन सब के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ऐसे Cl2 का बन जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोवलेंट कंपाउंड, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ना लो होता है, आयनिक कंपाउंड का हाई था। अब इनका लो क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से बनने की वजह से ये बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि दोनों के अंदर सेल्फिशनेस होती है, और दोनों का काम निकल रहा होता है। अगर एक यहाँ से निकल जाए तो दोनों का ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। इसीलिए ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनके बीच में वीक होते हैं, क्योंकि लेन देन से बनी है, लालच से बनी है, ठीक है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी पुअर होती है। पुअर क्यों होती है, अभी आपने देखा होगा कि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। और दूसरा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से ना तो लूज करते ना ही गेन होता है, तो ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज आता ना कोई नेगेटिव चार्ज, तो उस वजह से इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल इसका डिस्टिल्ड वाटर। तीसरा है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, इसी वजह से इनका जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। ये दिखने में सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही नहीं है कि इनको हार्ड बनाया जा सके। हमारे आयनिक कंपाउंड हार्ड थे क्योंकि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग होती है। वाटर में इंसोल्युबल होते हैं ये, क्योंकि इनका जो नेचर है वो होता है नॉन पोलर, और नॉन पोलर नेचर को वाटर हमारा पोलर है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। पोलर नॉन पोलर आप अभी रहने दो, बस आप इतना समझो कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर है नेचर में, और वाटर पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। पोलर को अट्रैक्ट करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड थे वो पोलर थे, इसलिए वाटर में सोल्यूबल थे, तो इसी वजह से ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि ऑयल क्या है, नॉन पोलर, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, कार्बन के किड्स लगा लो कि कार्बन के बच्चे हैं एलोट्रोप्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। बने ये कार्बन से ही हैं लेकिन अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज लेकर बने हैं।
तीन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, ये बकमिंस्टर फुलरीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमंड और ग्रेफाइट हैं। डायमंड के बारे में आप सबने सुना होगा, डायमंड को पाना चाहता है हर कोई। ठीक है, डायमंड के अंदर क्या होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना है कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है ये 4 कार्बन से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट भी कार्बन है जो हमारा, वो भी 4 से जुड़ा होता है। इसी तरह से हर एक कार्बन ना 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर एक 3D नेटवर्क बना लेता है और इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ये हार्ड होता है क्योंकि इसके अंदर 4 जो कार्बन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर हार्ड बनता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है सबसे, और ये नॉन कंडक्टर रहेगा क्योंकि कोई फ्री आयंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए होते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टूल्स को कट करने के लिए और दूसरा ज्वेलरी के अंदर, वो आप सबको पता ही है। अब बारी आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के अंदर ना कार्बन किस तरह से जुड़ा होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है इस तरह से। ये हेक्सागोनल रिंग्स की वजह से इसकी जो बॉन्डिंग है ना वो एक कार्बन ना सिर्फ 3 कार्बन से ही जुड़ा होता है। जुड़ा होना चाहिए था 4 कार्बन से, क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी है तो 4 ही इसको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको कार्बन मान के चल रहे हैं ना इसको, तो ये देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ठीक है, अब इसको देखो, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हर एक कार्बन ना 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर देख लो जी आप, अगर ये कार्बन है तो यहाँ पर एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के तो मजे हो गए। तो उस वजह से ना ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। इसको हम यूज़ करते हैं पेंसिल की लीड में, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है पेंसिल की लीड। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं इसको, और इससे सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, जबकि है दोनों एक ही पिता की संतान है, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड है। डायमंड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसके अंदर हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, इसके अंदर टेट्राहेड्रल लेयर्स होती हैं, मतलब टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये बना होता है। दूसरा, इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स में भी और पेंसिल के लीड में भी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि जो इसकी देखना, ये वाली जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है उसके बीच में स्पेस आ गया। इस स्पेस की वजह से ना इसके अंदर वीकनेस आ जाती है और इसकी वजह से ये सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाता है। अब तीसरा जो हमारा एलोट्रोप है कार्बन का, वो है बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन के अंदर क्या होता है, कार्बन के जो 60 एलिमेंट्स है ना वो एक फुटबॉल की तरह इस तरह से अरेंज होते हैं। ये आपको फुटबॉल की तरह लिख रही होगी। ठीक है, अब एक यूएस में एक आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम ना फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया है, क्योंकि उसने एक डोम बनाया था जो ऐसा ही दिखता था। तो ये है 3 एलोट्रोप कार्बन के। अब इनके बीच में ना डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। अब आपको पता चल ही गया, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। डायमंड का यूज़ कटिंग टूल्स में किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है। ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट्स में, पेंसिल की लीड्स में। डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसके स्ट्रक्चर का कैसा होता है, 3D नेटवर्क, इसका हेक्सागोनल लेयर्स में होता है। तो आप इनके डिफरेंस आसानी से दे सकते हो। उसके बाद अब हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि कार्बन हमारा हीरो है। कार्बन के अंदर ऐसी कौन से सुपर पावर्स है कि हम इसके ऊपर पूरी मूवी बना बैठे हैं, एक किंग बना रहे हैं हम इसको। तो इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है, इसके अंदर वैसे तो 3 प्रॉपर्टी हैं, बट हमारे पास मेनली 2 बोलते हैं हम, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। ये ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ ही जुड़ के बड़ी बड़ी चेन्स बना सकता है, रिंग बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, और इसी सुपर पावर को बोलते हैं कैटिनेशन। अब इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास नहीं होती, सिलिकॉन के पास भी होती है, जो इसी की फैमिली में सिलिकॉन है। बट सिलिकॉन के बॉन्ड उतने स्टेबल नहीं होते जितने कार्बन के होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल होता है और इसकी वजह से ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको टाइटली होल्ड करके रखता है।
सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता, सिलिकॉन थोड़ा बड़ा होता है साइज में, तो उसके बॉन्ड बीच में ही ब्रेक हो जाते हैं। तो कैटिनेशन क्या होता है, खुद से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, उसी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने बड़े ज़्यादा बॉन्ड बना पा रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। इसके मैंने आपको बताया था कि हमेशा 4 हीरोइंस को लेके चलता है, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे ना 4 से कम। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस वजह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसको 4 से 8 तक पहुंचना है। तो ये भी इसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी मतलब इसकी जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी, ठीक है। तो किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, यानी एक टाइम में 4 बॉन्ड बना सकता है। तीसरा, इसका साइज स्मॉल है, इसकी वजह से ये शेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को टाइटली होल्ड करके रखता है। तो ये है इसकी पावर, सुपर पावर। तो अब पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, और सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। जहाँ पर हीरो तो कार्बन है, हीरोइन कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। चारों तरफ से हीरोइन कौन रहेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। या तो कार्बन कार्बन से कनेक्ट होगा या कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, लेकिन जो बॉन्ड है ना वो हमें किसके बीच में देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिर्फ एल्केन्स के अंदर। तो सैचुरेटेड में कौन आते हैं, एल्केन्स। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी आती हैं, एल्केन्स एंड अल्काइंस। एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, यहाँ पर 3। तो ये है असैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। अब देखिए एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो आपके पास इनके फॉर्मूलेज बनते जाएंगे, ठीक है। 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, CH2+2 4, CH4 यानी मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। यहाँ पर 1 रखोगे तो CH4, यहाँ पर भी CH4 बनेगा, लेकिन CH4 हम यहाँ पर 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाने के लिए, डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हमें 2 कार्बन तो चाहिए ना, 2 कार्बन से कम तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ 2 रखोगे तो C2H4 आएगा, और वो पहला कंपाउंड है एल्कीन्स का, जिसको हम इथीन बोलते हैं। तो ये आपको मैं भी डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इनको कैसे बना रहे हैं, उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 चीज़ें आती हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है कि कार्बन कितने हैं, पहले कार्बन को काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर कार्बन हमारा 1 है तो हम उसको मिथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो 3 लेटर है ना, फर्स्ट वो सेम है, एल्क एल्क एल्क, ठीक है। चेंज कहाँ पर है, एन में, इन में और आइन में। पहले जो 3 लेटर है वो तीनों के सेम हैं, तो ये तीनों के सेम ही रहेंगे। चेंज आएगा एन, इन, आइन में। अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब देखिए यहाँ पर, अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। ये आपको लर्न करना होगा। 1 में है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये मैं आपको भी बताया, इनको सफिक्स बोलते हैं। और इन दोनों के जोड़ने से ही हमारे क्या बनेंगे, नेम। जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, तो प्रोपीन हमारा कंपाउंड बन गया। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो देख लो, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, दोनों साइड से पूछे जा सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, नाम पूछ लेंगे, नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर बनाना पूछ लेंगे, तो दोनों साइड से आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एल्केन से, ठीक है। हम तीनों को ही ले लेते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। डिफरेंस पता चल गया होगा आपको सब में। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अगर हम मान लीजिए हमने 2 कार्बन वाला ले लिया, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथ, ठीक है।
तो 2 कार्बन वाले को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपको 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं एल्केन के लिए। एल्कीन के लिए भी 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं विद डबल बॉन्ड, और एल्काइन के लिए भी आपको 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं विद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे 1 2 3। चौथा इस बॉन्ड में यूज हो चुका है, ऐसे इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं उतने ही हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास किसका स्ट्रक्चर? इथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यूज, तो कितने बचे? 2। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो कितने बचे? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने हाइड्रोजन लगा दो। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर। तो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर? इथीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। बचे कितने? एक इधर बचा, एक इधर बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है? इथाइन का स्ट्रक्चर। अब तीनों में ना एक चीज कॉमन है, वो है नंबर ऑफ कार्बन्स। दोनों 2-2 कार्बन है। ठीक है, अलग क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर आप इथेन में देखोगे तो 6 हाइड्रोजन्स हैं, इथेन में देखोगे तो 4 हाइड्रोजन्स है, और इथाइन में देखोगे तो 2 हाइड्रोजन्स है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा रहे हो वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ पर एक और बॉन्ड बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। ठीक है, तो जितने बॉन्ड आप बढ़ाते जाओगे उतने उससे डबल हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। एक बॉन्ड बढ़ाया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, एक बॉन्ड और बढ़ाया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। तो इसी तरह से आप प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। किसी का भी स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को ना बंद करके भी लिख सकते हैं। बंद करके कैसे लिख सकते हैं? देखो एक मिनट, यहाँ पर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है इथेन वाला, इथेन के अंदर ना हम ये जो कार्बन हमने बनाए हैं उसके साइड में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको लिख लेते हैं CH3। और इधर भी कार्बन जो हमने बनाया उसके अंदर भी CH3 है, तो इसको और बंद करके कैसे लिख सकते हैं? C2H6, और ये फॉर्मूला बन जाएगा इथेन का। ठीक है, इधर देखो आप CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2। ठीक है, कोशिश ये करते हैं हम कि इधर भी कार्बन पहले लिखें और इधर भी कार्बन हम पहले लिखें, उसके बाद हम हाइड्रोजन लिखते हैं। और इधर इथाइन वाले में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे बंद करके हमने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। ये हमने ओपन वाले लिखे हैं जिनके अंदर हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कोई बॉन्ड नहीं दिखाया तो हमने इसको बंद कर दिया। अब आपको इन बंद वाले स्ट्रक्चर को दे करके ना नाम भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया एक स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम बताना है आपको। ठीक है, आप इसको देखोगे तो कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एन वाला है। ये 3 कार्बन है तो क्या है? प्रोप, तो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह से होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें देखो यहाँ भी 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया, तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन, प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखें तो उसमें क्या हो जाएगा? CH, C ट्रिपल बॉन्ड। अब ये भी 3 कार्बन वाला है, इसका नाम भी प्रोप हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रोपाइन। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अब देखो यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन कम हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6, 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। तो 2-2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। अब इनका जनरल फॉर्मूला हम बताते हैं इस वजह से, CnH2n+2। यहाँ पर CnH2 है और यहाँ पर CnH2n-2, यानी 2 हाइड्रोजन कम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, यहाँ 2 कम हो गए, यहाँ 2 और कम हो गए। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में आपको डबल मिले ना, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें C3
H कितने हैं 6, जितने कार्बन है अगर उससे डबल हाइड्रोजन मिले तो वो किसका कंपाउंड है, एल्कीन का, यानी वो डबल बॉन्ड वाला है। ऐसा किसमें, सिर्फ एल्कीन में होता है कि उससे दुगने एलिमेंट्स हो, दुगने हाइड्रोजन हो। कार्बन से अगर डबल हाइड्रोजन है, कार्बन से अगर डबल हाइड्रोजन है तो वो किस में होता है, एल्कीन्स में। तो आप देखते पहचान भी सकते हो। तो इस तरह से आपको नेमिंग पूछी जा सकती है, ये इनकी नॉमेनक्लेचर है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, चेन रिंग्स ब्रांचेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और होमोलोगस सीरीज़ है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।